तो हेलो स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे से होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कैसे नेशनल असेंबली के जो लोग थे, थर्ड स्टेट लोग, सोर्सेज के लोग नेशनल असेंबली बनाई थी, कैसे वो फ्रांस के बादशाह लुई 16 को मजबूर करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को अप्रूव करने के लिए। हालांकि जो वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन बनती है उस कॉन्स्टिट्यूशन को सारे लोग सपोर्ट नहीं करते। क्यों सपोर्ट नहीं करते? क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन बनती है उसमें सारे लोगों के पास राइट टू वोट नहीं था। सिर्फ वही लोग वोट डाल सकते थे जो टैक्स पे करते हों, जो अबाउट 25 ईयर्स ऑफ एज हो। ठीक है, वुमेन के पास राइट टू वोट नहीं था, 25 ईयर के बिलो जो लोग हैं उनके पास राइट टू वोट नहीं था। तो यहाँ तक की कहानी सबको समझ में आई। फ्रांस पहले मोनार्की था, मोनार्की को कमजोर करके कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की लाया गया। अब कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की के भी लोग पीछे पड़ गए, क्योंकि जो वहां की कॉन्स्टिट्यूशन बनी थी उसमें समाज के सारे लोग नहीं आते थे, वो समाज के सारे लोगों को सपोर्ट नहीं करता था। तो उसके बाद में क्या मसला होता है, तो उसके बाद में जो फ्रांस में जो हालत थी वो ये थी कि फ्रांस में जो मोनार्की थी, मोनार्की को बिल्कुल हटा दिया जाता है। बिल्कुल हटा देने के बाद फ्रांस को रिपब्लिक बना दिया जाता है। तो वो रिपब्लिक कैसे बनता है तो हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। सब लोग अच्छे से ध्यान से नजर रखना, कहीं पे किसी भी तरह की कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो जो कुछ भी हम यहाँ पे आज पढ़ेंगे उसको नोट डाउन करते जाना। तो मसला क्या था? टेंशन आफ्टर 1789। 1789 के बाद फ्रांस में जो मसले थे वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे थे। ठीक है, 1789 में नेशनल असेंबली ने क्रिटिसाइज किया कि नहीं, हमें राइट टू वोट चाहिए, एक स्टेट के पास एक वोट नहीं होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे होना चाहिए जिससे फ्रांस सारा चलेगा, उसी के हिसाब से बादशाह काम करेगा, कानून उसी के हिसाब से बनेंगे, लोगों का कंसेंट होना भी बहुत जरूरी है, जनरल विल का होना बहुत जरूरी है। उसके बाद में क्या मसला था, लुईस 16 ने कॉन्स्टिट्यूशन को तो साइन कर दिया। ठीक है, लुईस 16 ने कॉन्स्टिट्यूशन को साइन कर दिया, लेकिन उसको ये चीज रास नहीं आई। वो नहीं चाहता था कि लोग उसके खिलाफ जाएं, वो नहीं चाहता था कि उसकी जो पावर है वो कम हो, वो ये नहीं चाहता था कि लोग उसको सवाल करें, उससे पूछें कि आप हमारे खिलाफ ये कानून क्यों बना रहे हो, किस तरह से बनने चाहिए, कैसे होना चाहिए। तो उसने क्या काम किया, कॉन्स्टिट्यूशन तो साइन कर दी, लोगों के दबाव में आ गए, लेकिन उसके बाद में सीक्रेटली नेगोशिएटेड विद द किंग ऑफ पर्शिया। पर्शिया के वहीं की एक कंट्री यूरोप की। ठीक है, तो वहां का जो बादशाह उसके साथ में वो चुपके चोरी छुपके उसके साथ बातें कर रहा था कि किस तरह से लोगों का जो इन्फ्लुएंस को कैसे कम किया जाए। ठीक है, उसके बाद में जो बाकी यूरोपियन जो वहाँ की जो बाकी यूरोपियन कंट्रीज थी जहाँ पे मोनार्की सिस्टम चल रहा था, वो भी इस चीज से डरे हुए थे। डर उनके अंदर इस चीज का था कि अगर फ्रांस में रेवोल्यूशन आया तो उस फ्रांस की वजह से लोग जो बाकी यूरोप के लोग हैं उनके अंदर भी जज्बा पैदा होगा, वो हमारे खिलाफ भी आवाज उठाएंगे। ठीक है, तो जो बाकी यूरोप के लोग थे, जो बाकी यूरोपियन कंट्री थे जिनमें मोनार्की सिस्टम था, तो वो भी इस चीज से डरे हुए थे। ठीक है, और वो प्लान कर रहे थे सेपरेट रेवोल्यूशन, जो वहां पे रेवोल्यूशन फैला था फ्रांस में, उसकी वजह से वो लोग डरे हुए थे और प्लान कर रहे थे कि कैसे इन रेवोल्यूशन को क्रश किया जाए ताकि इससे लोगों की आवाज ना बढ़े, इससे आगे मोनार्की को किसी भी तरह का खतरा अब नहीं हो। ठीक है, तो अब वो सोच रहे थे कि हम इनकी आवाज को दबाएंगे, नेशनल असेंबली जो वहां पे बनी थी उसकी आवाज को खत्म कर देंगे। ठीक है, तो इससे पहले कि वो लोग इनके ऊपर हमला करता, जैसे कि ऑस्ट्रिया था, पर्शिया था, इससे पहले कि वो लोग इनके ऊपर हमला करते, नेशनल असेंबली ने जब उन लोगों ने अफवाह सुनी तो उन लोगों ने यहीं से वार को डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, जो नेशनल असेंबली थी, जब उन लोगों ने सुना कि ऑस्ट्रिया और पर्शिया हमारे खिलाफ जा रहा है, जो हमारा बादशाह लुईस 16 है वो हमारे खिलाफ साजिशें रच रहा है, तो उनने उन लोगों के पहले, उनके प्लान करने से पहले इन लोगों ने उन लोगों के खिलाफ वार डिक्लेयर कर दिया अप्रैल 1792 में। जब वार को डिक्लेयर करते हैं ऑस्ट्रिया के खिलाफ, ऑस्ट्रिया और पर्शिया यूरोप की कंट्रीज हैं, जब ऑस्ट्रिया और पर्शिया के खिलाफ वो लोग वार डिक्लेयर करते हैं तो बहुत सारे हजारों वॉलंटियर्स, ठीक है, हजारों की तादाद में लोग इनको ज्वाइन करते हैं और अपनी खुद की एक आर्मी बना लेते हैं। जब आर्मी बनाते हैं तो आपको पता है, जब आर्मी बनाते हैं तो लोगों के अंदर जज्बा पैदा होगा, लोगों का भी, ये लोग जंग के लिए दावत देंगे कि इनके खिलाफ जाना है, हमें अपने मुल्क में अमन लाना है, डेमोक्रेसी लानी है, पीस लाना है। तो उसके बाद में क्या होता है, लोग जैसे कि वो आर्टिस्ट लोग होते हैं, फिर वो किताबों में छापते हैं, पोएम्स लिखते हैं, न्यूज़पेपर लिखते हैं। इसी तरह लोगों ने फिर पेट्रियोटिक सॉन्ग्स गाना शुरू किया। ठीक है, पेरिस के वहीं की एक जगह है जिसका नाम है मर्सिलीज, वहां के कुछ लोगों ने एक सॉन्ग गाया, तो वो सॉन्ग को वहां का फिर नेशनल एंथम डिक्लेयर कर दिया गया। उस सॉन्ग का नाम था मर्सिलीज, क्योंकि ये मर्सिलीज के लोगों ने गाया इसीलिए इसका नाम भी फिर मर्सिलीज की वजह से इसका ये नाम पड़ गया। ठीक है, तो वार को डिक्लेयर कर दिया पर्शिया के खिलाफ, ऑस्ट्रिया के खिलाफ। उसके बाद में से अप्रैल 1792 में बहुत सारे थाउजेंड ऑफ वॉलंटियर्स इनको ज्वाइन करते हैं, इनकी आर्मी को। और मर्सलीज को अब इनका क्या डिक्लेयर कर दिया गया, अब इनका नेशनल एंथम मर्सलीज को डिक्लेयर कर दिया गया। जैसा कि आपको पता है कि फ्रांस की हालत खराब है। ठीक है, लोगों के पास रोजगार नहीं है, लोग गरीबी की वजह से मर रहे हैं, लोग भूख की वजह से मर रहे हैं, फूड ग्रेन्स की शॉर्टेज है, प्राइसेस हाई है। तो एक साइड से जो मैन लोग थे एक साइड से वो फ्रंट से वो वार को वो सामने से वो शाना बशाना एक दूसरे के साथ
मिल के वार को लड़ रहे थे। और उसके बाद में जो वुमेन थी, वुमेन को किस चीज की जिम्मेदारी दे दी गई थी वहां की, आप एक तो वुमेन को घर की देखभाल करनी है, घर के साथ साथ वहां के बच्चों की देखभाल करनी है, उसके साथ में वर्क को भी संभालना है, काम भी करना है, जिससे उनकी फैमिली को फीड किया जा सके, और बाकी फैमिली का ख्याल उन लोगों को रखना पड़ेगा। जो मेन लोग थे वो तो जंग लड़ रहे थे, वो तो ऑस्ट्रिया और पर्शिया के खिलाफ लड़ रहे थे, और वुमेन को किस चीज की जिम्मेदारी दे दी गई कि आपको होम, आपको घर की जिम्मेदारी संभालनी है, आपको चिल्ड्रन की जिम्मेदारी संभालनी है, आपको काम काज भी करना है, आपको फैमिलीज को भी फीड करना है। तो उसके आगे क्या मसला होता है फिर? अब एक तरफ से तो आम लोग जंग की तैयारी कर रहे हैं, जंग में शिरकत ले रहे हैं, वुमेन को घर की जिम्मेदारी सौंप दी गई। उसके बाद में वहां पे इसके साथ साथ में क्या होता है, वहां पे बहुत सारे कुछ पॉलिटिकल जो ग्रुप्स होते हैं, पॉलिटिकल क्लब्स होते हैं, वो भी वहां पे एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, आपने एसोसिएशन बनाते हैं, कैसे काम करेंगे, कैसे यहाँ से इसको हटाएंगे। ठीक है, तो सबसे जो मशहूर वहां का पॉलिटिकल ग्रुप होता है, दैट वाज द जैकोबिन। हम जैकोबिन के नाम से जानते हैं। ठीक है, और जैकोबिन को लीड जो करता है वो होता है मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। जैकोबिन was among the most famous political clubs of France। ठीक है, ड्यूरिंग इस रेवोल्यूशन के दौरान सबसे जो फेमस तो वहां का पॉलिटिकल क्लब बनता है, दैट वाज जैकोबिन। और जो जो इसका ये नाम पड़ता है जैकोबिन, ये वहां पे एक कन्वेंट होता है जिसका नाम था सेंट जैकोबिन कन्वेंट। हम किसको बोलते हैं, कोई ऐसी बिल्डिंग, ठीक है, जिसको फिर रिलीजियस कामों के लिए सौंप दिया, रिलीजियस काम के लिए डिवोट कर दे। जैसे कि हम किसी बिल्डिंग को दारुल के लिए के लिए डिवोट कर दें, या किसी और चीज के लिए, मंदिर के लिए डिवोट कर दें, बल्कि और किसी और चीज के लिए डिवोट कर दें, तो उसको हम बोलते हैं कन्वेंट। एक कन्वेंट था जिसका नाम था सेंट जैकोबिन, उसी के नाम से इसका नाम जैकोबिन, इनका जो पॉलिटिकल क्लब उसी की वजह से इसको नाम जैकोबिन क्लब रखा गया। ठीक है, तो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर इसको लीड करते हैं। जब जैकोबिन क्लब बन जाता है तो जैकोबिन क्लब के जो मेंबर्स होते हैं वो शॉपकीपर्स होते हैं, आर्टिसंस होते हैं, डेली वेज वर्कर्स होते हैं। ये मान के चलो कि जो समाज के पिछड़े हुए तबके के लोग होते हैं वो इसमें शिरकत करते हैं। ठीक है, जो जैकोबिन क्लब के मेंबर होते हैं, शॉपकीपर्स, आर्टिसंस, डेली वेज वर्कर्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके बाद में अब तो ये लोग पॉलिटिकल क्लब भी बना लिया जैकोबिन, उसके साथ साथ में ये लोग क्या करते हैं, ये शॉर्ट स्ट्रिप ट्राउजर पहनते हैं। ठीक है, वो ट्राउजर जो घुटनों तक होती हैं, ये स्ट्रिप ट्राउजर पहनते हैं, बिल्कुल उन लोगों की तरह जो डॉग वर्कर जो समंदर के ऊपर जो पोर्ट होता है वहां पे जो लोग काम करते हैं, उनकी तरह ये लोग भी शॉर्ट स्ट्रिप ट्राउजर पहनते हैं, ताकि इक्वालिटी बनी रहे। ठीक है, ताकि ये खुद को उन लोगों के साथ कंपेयर कर सके, ताकि ऐसा ऐसा लगे कि ये भी उसी समाज का हिस्सा है। ठीक है, इनमें किसी भी तरह की कोई वैसी बड़ी बात नहीं है, सब एक जैसे हैं, सब लोग इक्वल हैं समाज में, सारे लोग इक्वालिटी को शो करने के लिए लोग स्ट्रिप ट्राउजर पहनते हैं। और जब ये स्ट्रिप ट्राउजर पहनते हैं तो इनको किस नाम से जाना जाता है, सेंस कुल्टोज के नाम से। ठीक है, सेंस कुल्टोज के नाम से इसको जाना जाता है, सेंस कुल्टोज। उसको हम बोलते हैं विदाउट नी ब्रीच, वो लोग जो ऐसे कपड़े पहने जो घुटनों से ऊपर और घुटनों के नीचे जो ना जाए। इसके साथ साथ में वो लोग रेड कैप पहनते हैं सर के ऊपर, और जो है उनकी वो रेड कैप होती है वो सिंबलाइज करते हैं लिबर्टी को। किस चीज को करती है सिंबलाइज, लिबर्टी को, आजादी को सिंबलाइज करती है। कपड़े डिफरेंट पहनने लगे, अब उन लोगों ने रेड कैप पहननी शुरू कर दी। तो इसके बाद में क्या मसला होता है, 1792 की बात होती है। एक तो फूड शॉर्टेज है, फूड शॉर्टेज के साथ साथ में हाई प्राइसेस है। हाई प्राइसेस से क्या होगा, लोग भूख की वजह से मर रहे हैं, हंगर की वजह से, काम काज नहीं मिल रहा है, अपनी फैमिली को फीड नहीं कर रहे हैं, ऊपर से जंग चल रहा है ऑस्ट्रिया और पर्शिया के साथ, ऑस्ट्रिया और पर्शिया के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं लोग। तो इसके बाद में क्या मसला होता है, जो वहां के जो पेरिस के लोग थे, वो लोग गुस्से में आकर 10 अगस्त 1792 को, तो वो लोग क्या करते हैं, जो पेरिस के लोग थे, ऑन 10 अगस्त 1792 को, 10 अगस्त 1792 को वो लोग क्या, जो जैकोबिन के लोग थे, पेरिस के लोग थे, जो जैकोबिन के लोग थे, वो हमला कर देते हैं, जो उनका पैलेस था, जो बादशाह का पैलेस था, उसके ऊपर वो लोग हमला कर देते हैं। जब हमला कर देते हैं तो हमला करने के बाद में क्या करते हैं, जो बादशाह के गार्ड होते हैं, बादशाह के गार्ड्स को वो किल कर देते हैं। ठीक है, बादशाह की प्रॉपर्टी को वहां पे डैमेज पहुंचाते हैं। उसके साथ साथ में जो वहां का बादशाह था लुईस 16, उसको अपने कब्जे में ले लेते हैं। तो लुईस 16 को अपने कब्जे में वो लोग ले लेते हैं। कौन से लोग, जैकोबिन क्लब के लोग। तो जब उसको कब्जे में ले लेते हैं, जब उसको अपने अंडर उसको अरेस्ट कर लिया जाता है, उसको गिरफ्तार कर लेते हैं, उसके गार्ड को मार देते हैं 10 अगस्त 1792 को। उसके बाद में नेशनल असेंबली वोट करती है। क्या करती है, नेशनल असेंबली में मीटिंग बुलाई जाती है, और नेशनल असेंबली में वोट किया जाता है कि जो भी रॉयल फैमिली होंगी, जितनी भी रॉयल फैमिलीज हैं, नेशनल असेंबली में वोट किया जाता है। वोट करते हैं नेशनल असेंबली के लोग
कि जितनी भी रॉयल फैमिलीज हैं उनको सजा सुनाई जाए, उनको कैद में रखा जाए। ठीक है, तो जब उसको कैद में रखा जाता है, बादशाह को गिरफ्तार किया जाता है, तो उसके बाद में फ्रांस जाके बनता है रिपब्लिक। पहले फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की थी, सॉरी पहले फ्रांस में मोनार्की थी, मोनार्की के बाद में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को हटा के मोनार्की को बिल्कुल खत्म कर दिया जाता है, बादशाह को गिरफ्तार किया जाता है, उसके गार्ड्स को मार दिया जाता है, तो फ्रांस खुद को डिक्लेयर करता है एज रिपब्लिक। तो फ्रांस बन जाता है रिपब्लिक। जब फ्रांस रिपब्लिक बन जाता है तो एक नई नेशनल असेंबली वहां पे बनाई जाती है। ठीक है, एक न्यू असेंबली वहां पे क्रिएट की जाती है जिसका नाम होता है कन्वेंशन। नई असेंबली को वहां पे इलेक्ट किया जाता है, उस कन्वेंशन उस असेंबली का नाम होता है कन्वेंशन। तो नई असेंबली को अब इलेक्ट किया जाता है, उसका नाम रखा जाता है कन्वेंशन। उसके बाद में क्या होता है, ऑन 21 सितंबर 1792 1792 जो मोनार्की वहां पे होती है उसको बिल्कुल फ्रांस से हटा दिया जाता है। अब किसी भी तरह का वहां पे बादशाही निजाम नहीं होगा, किसी भी तरह का कोई बादशाह नहीं होगा। ठीक है, वहां पे किसी भी तरह के प्रिविलेज नहीं पाए जाएंगे। अब मोनार्की को वहां से खत्म कर दिया जाता है। मोनार्की एबॉलिश्ड कब किया जाता है एबॉलिश? 21 सितंबर 1792। और कौन करते हैं एबॉलिश? जो जैकोबिन क्लब के मेंबर होते हैं। और जैकोबिन क्लब को कौन लीड करता है? मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। ठीक है, तो उसके बाद में क्या होता है, फ्रांस एबॉलिश करता है मोनार्की को एबॉलिश करने के बाद खुद को डिक्लेयर करता है एज रिपब्लिक। तो उसके बाद में क्या होता है, वहां पे पहले तो राइटिंग वोट किनके पास है? जो वो लोग जो 25 इयर्स ऑफ एज के ऊपर होंगे और वो लोग जिनके पास जो टैक्स पे करते होंगे। अब उस सारे सिस्टम को खत्म किया गया, अब सारे लोगों के पास राइट टू वोट रखा गया। वो सारे लोग जो 21 इयर्स ऑफ एज से ऊपर होंगे उनके पास राइट टू वोट होगा, मगर जो वुमेन होगी उनके पास अभी भी किसी भी तरह का राइट टू वोट नहीं किया जाता। उसके बाद ना जब ये सब होता है तो लुई 16 को फिर जब असेंबलीज को जब वोट करती है कि नहीं, लुई 16 को अब जो वहां की रॉयल फैमिली है उनको कैद कर दिया जाए। और लुई 16 को फिर ट्रेजन के जुर्म में, लुई 16 को फिर ट्रेजन बोलते हैं हम, वतन के खिलाफ जाना। ठीक है, उसको वतन के खिलाफ गद्दारी के जुर्म में फिर एग्जीक्यूट किया जाता है। कब? तो लुई 16 को पब्लिकली एग्जीक्यूट किया जाता है 21 जनवरी 1793। 21 जनवरी 1793 को लुई 16 को सारे लोगों के सामने फांसी दे दी जाती है, उसको मार दिया जाता है। और सोन आफ्टर दैट उसकी जो वाइफ थी, उसकी जो वाइफ होती है क्वीन, उसका नाम था मैरी एंटोइनेट, उसको उसके साथ साथ में एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। तो इस तरह से बन जाते हैं फ्रांस फ्रॉम मोनार्की टू रिपब्लिक। तो यहाँ तक की स्टोरी सबको समझ में आई, कैसे वहां पे मोनार्की का एस्टेब्लिश किया गया, कैसे फ्रांस के बादशाह लुई 16 ने लोगों के खिलाफ टैक्स लागू किया, स्टेट्स जनरल मीटिंग को बुलाया, कैसे वहां पे हैवोक हुआ, लोग एक दूसरे के लोग उनके खिलाफ जाते हैं। फिर ठीक है, फिर कॉन्स्टिट्यूशन को वहां पे लाया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन के बाद में कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की को लाया जाता है, फिर बादशाह के पास वीटो पावर होता है। ये सारे सिस्टम, ये सारा आप इस चैप्टर में पढ़ा। तो यहाँ तक सबको क्लियर होगा, किसी भी तरह की कंफ्यूजन नहीं होगी। अगर कहीं पे किसी भी तरह की कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो आज तक का वीडियो आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। तो इसकी आगे की कहानी वहाँ पे क्या होता है वो हम अगले वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन फिर से आपको बता दूं, वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि कहाँ पे आपको किस तरह की कंफ्यूजन होती है। तो मिलते हैं अगले वाली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा।